हमारे श्रोता के भेजे गए स्रोतों पर आधारित आज की हमारी एक गहरी पड़ताल एक बहुत ही दिलचस्प और शायद थोड़ा बेचैन करने वाले सवाल से शुरू होती है। सोचिए, अगर रामायण महाभारत कभी लिखी ही न जाती तो आज का भारत कैसा होता। ये सिर्फ एक काल्पनिक सवाल नहीं है, बल्कि ये एक तरह का रियलिटी चेक है कि हमारी सभ्यता की बुनियाद असल में किन कहानियों पर टिकी है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं और इसके हर पहलू को, मतलब सकारात्मक भी और नकारात्मक भी, दोनों को टटोलते हैं। तो चलिए आज इसी जटिल विचार को परत दर परत खोलते हैं। हमारे स्रोतों में एक बहुत दमदार बात कही गई है कि अगर ये दोनों महाकाव्य ना होते तो भारत सिर्फ दो ग्रंथों से वंचित नहीं होता, बल्कि अपनी सामूहिक सोच, अपने नैतिक ढांचे और जो हमारी सांस्कृतिक भाषा है उसके एक बहुत बड़े हिस्से से खाली हो जाता। ये सिर्फ धार्मिक किताबें नहीं हैं, ये तो एक पूरी सभ्यता के ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, ये शब्द बिल्कुल सटीक है। जैसे कंप्यूटर का ओएस तय करता है कि कौन सा सॉफ्टवेयर चलेगा और कौन सा नहीं, ठीक वैसे ही इन कहानियों ने सदियों से ये तय किया है कि हमारे समाज में कौन से विचार चलेंगे, कौन से आदर्श माने जाएंगे और रिश्तों को कैसे समझा जाएगा। ये वो एक अदृश्य कोड है जो हमारे सामाजिक व्यवहार को चला रहा है। वाह! तो अगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही ना होता तो सबसे पहला और बड़ा असर कहाँ दिखता? मेरे ख्याल से नैतिकता और दर्शन की दुनिया में, है ना? स्रोत कहते हैं कि समाज में एक कहानी का दबदबा यानी वन नैरेटिव डोमिनेंस वो कम होता। बिना राम या कृष्ण के चश्मे के हम सही और गलत का फैसला कैसे करते? बिल्कुल। तब शायद भारत की जमीन पर दूसरी दार्शनिक परंपराओं को फलने फूलने का ज्यादा मौका मिलता। चारवाक, आजीविक, बौद्ध और जैन जैसी परंपराएं जो पौराणिक कथाओं से ज्यादा तर्क और अनुभव पर जोर देती थी, शायद वो मुख्य धारा में होती। हमारी बहस की संस्कृति ज्यादा तर्कसंगत होती, कम भावनात्मक। मतलब वो परंपराएं जो ईश्वर या अवतारों से ज्यादा व्यक्ति के अपने अनुभव और तर्क को महत्व देती थीं। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि समाज ज्यादा सवाल पूछता और पहले से मिले जवाबों को कम स्वीकार करता? बहुत हद तक यही मतलब है, और इसका एक और गहरा असर पड़ता हमारी सामाजिक संरचना पर। इन महाकाव्यों ने हमें आदर्श पुरुष और आदर्श महिला के बहुत मजबूत खांचे दिए हैं, जैसे राम, सीता या द्रौपदी। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि इन आदर्शों के बिना लोग अपनी जिंदगी के फैसले शायद ज्यादा व्यक्तिगत स्वतंत्रता से लेते। एक मिनट, ये बात बहुत दिलचस्प है। तो क्या इसका मतलब यह है कि एक बेटी या पत्नी पर सीता जैसा बनने का दबाव नहीं होता, या एक बेटे पर राम जैसा आज्ञाकारी होने का बोझ नहीं होता? लोग अपनी अच्छाई बुराई खुद तय करते, किसी किरदार से अपनी तुलना किए बिना। बिल्कुल। और यही बात हमें धर्म की भूमिका तक ले जाती है। त्योहार, अनुष्ठान, प्रतीकवाद, ये सब कुछ इन कहानियों के बिना इतने हावी नहीं होते। इन लेखों में एक तर्क ये भी दिया गया है कि तब भारत एक ज्यादा दार्शनिक और कह सकते हैं आत्मकेंद्रित आध्यात्मिक भूमि होता। आध्यात्मिकता एक व्यक्तिगत खोज होती, न कि एक सामूहिक प्रदर्शन। धर्म जवाबों का पुलिंदा नहीं, बल्कि सवालों का एक अंतहीन सफर होता। लेकिन क्या हर चीज सिर्फ बेहतर ही होती? इन स्रोतों में इसका दूसरा पहलू भी तो दिखाया गया है। एक साझा नैतिक भाषा होने का फायदा भी तो है। फायदा है, बिल्कुल है, लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि उस ढांचे की कीमत क्या है। स्रोत इस बात पर भी जोर देते हैं कि इन्हीं महाकाव्यों के कारण समाज ने कई जगहों पर पितृसत्तात्मक मानदंडों को महिमा मंडित किया है। यानी वो नियम कायदे जहां पुरुषों को परिवार और समाज में ज्यादा अधिकार दिए जाते हैं। आज्ञाकारिता और पीला को एक गुण की तरह देखा गया है। शायद इनके बिना लैंगिक समानता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता जैसे सामाजिक सुधार ज्यादा जल्दी आते, क्योंकि तब लोग दैवीय उदाहरणों के बजाय मानवीय तर्क और एम्पैथी पर ज्यादा भरोसा करते। तो ये एक तरह का विरोधाभास है। एक तरफ एक साझा नैतिक कोड जो समाज को जोड़ता है, और दूसरी तरफ वही कोड कुछ लोगों के लिए बंधन बन जाता है। ये तो हुई व्यक्तिगत और सामाजिक नैतिकता की बात। पर जब करोड़ों लोग एक ही कहानी को अपनी नैतिकता का आधार बना लें, तो क्या वो उन्हें एक देश के तौर पर भी जोड़ता है? स्रोत इस पर एक बड़ा दिलचस्प तर्क सामने रखते हैं। हाँ, और यहीं पर ये पूरा विचार और जटिल हो जाता है। एक तरफ इन महाकाव्यों के बिना समाज शायद ज्यादा लचीला और व्यक्तिगत स्वतंत्रता वाला होता, लेकिन दूसरी तरफ भारत शायद सिर्फ एक भौगोलिक अभिव्यक्ति बनकर रह जाता, एक भावनात्मक राष्ट्र नहीं बन पाता।
भौगोलिक अभिव्यक्ति बनाम भावनात्मक राष्ट्र, इसका क्या मतलब हुआ? क्या आप इसे थोड़ा और समझा सकती हैं? इसका मतलब ये है कि भारत नक्शे पर तो एक देश होता, लेकिन लोगों के दिलों में एक साझा पहचान की भावना, वो शायद उतनी मजबूत नहीं होती। इन स्रोतों में एक अहम निष्कर्ष ये है कि ये रामायण और महाभारत ही थी जिन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक अलग-अलग भाषा और संस्कृति वाले लोगों को एक साझा कहानी दी, साझा किरदार दिए, साझा मुहावरे दिए। जब भारत में कोई एक राजनीतिक सत्ता नहीं थी, जब देश सैकड़ों रियासतों में बटा हुआ था, तब यही कहानियां थी जो एक सांस्कृतिक धागे का काम कर रही थी। वो धागा जिसने इस उपमहाद्वीप की विविधताओं को एक माला में पिरोया, ये बात सोचने पर मजबूर करती है। इसका मतलब हमारी कला, साहित्य, संगीत, लोक परंपराएं, सब कुछ कितना अलग होता। रामलीला से लेकर भरतनाट्यम तक हमारी कलाओं का एक बड़ा हिस्सा तो इन्हीं कहानियों से ऊर्जा लेता है। सिर्फ कला ही क्यों, हमारे रोजमर्रा के मुहावरे भी तो वहीं से आते हैं। विभीषण या मंथरा कहना, धर्म संकट में पड़ना, चक्रव्यूह में फंसना, ये सब हमारी भाषा का हिस्सा बन चुके हैं। इनके बिना विश्व मंच पर भारत की जो सॉफ्ट पावर है, जो सांस्कृतिक पहचान है, वो निश्चित रूप से इतनी मजबूत नहीं होती। लेकिन स्रोत इसके दूसरे पहलू पर भी तो रोशनी डालते हैं। क्या इस एक बड़ी कहानी के दबदबे ने हजारों छोटी क्षेत्रीय कहानियों को हाशिए पर नहीं धकेल दिया? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इस नुकसान के बदले एक संभावना ये भी थी कि क्षेत्रीय साहित्य और स्थानीय नायकों को ज्यादा जगह मिलती। हो सकता है कि हर क्षेत्र की अपनी महाभारत और अपनी रामायण होती, जो वहीं के नायकों और मूल्यों पर आधारित होती। इससे हमारी संस्कृति और भी ज्यादा बहुलवादी, मतलब प्लूरलिस्टिक होती, लेकिन शायद कम एकीकृत, कम यूनिफाइड होती। आप कल्पना कीजिए एक ऐसी स्थिति जहां हजारों छोटी छोटी रोशनियां हो, पर कोई एक बड़ा सूरज ना हो जो सबको एक साथ रोशन करे। हजारों छोटी रोशनियां, ये एक बहुत शक्तिशाली तस्वीर है। लेकिन अगर कोई एक बड़ी कहानी ना हो, कोई एक बड़ा आदर्श ना हो, तो शासन व्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ता? क्या राजा या शासक के लिए कोई रोल मॉडल होता? ये एक और बड़ा सवाल है जो हमारे स्रोत उठाते हैं। आदर्श शासक के रूप में राम और चतुर रणनीतिकार के रूप में कृष्ण के बिना भारतीय राजनीति को अपने रोल मॉडल ढूंढने में शायद बहुत मुश्किल होती। सत्ता को सिर्फ बल, वंश या विजय के आधार पर सही ठहराया जाता, कर्तव्य और जिम्मेदारी जैसे नैतिक आधारों पर नहीं। राम राज्य की कल्पना, चाहे वो कितनी भी आदर्शवादी क्यों न हो, उसने शासकों के सामने एक नैतिक पैमाना तो रखा। पर क्या इसी नैतिक पैमाने ने एक तरह का बोझ नहीं डाल दिया? जैसा कि स्रोत बताते हैं, लोग नेताओं से अवास्तविक नैतिक पवित्रता की उम्मीद करने लगे हैं। राम राज्य की कल्पना ने शासकों पर एक ऐसा आदर्श थोप दिया जिसे निभाना लगभग असंभव था, जिससे व्यवहारिक शासन और नैतिक पाखंड के बीच की खाई बढ़ती गई। आज भी तो हम नेताओं में राम ढूंढने की कोशिश करते हैं और फिर निराश होते हैं। बिल्कुल। और ये जो नैतिकता का पैमाना है, उसे आम लोगों तक पहुंचाया कैसे गया? इन कहानियों के बिना नैतिकता सिर्फ शास्त्रों और पंडितों की अकादमिक बहसों तक सीमित रह जाती। रामायण ने मर्यादा को एक सरल कहानी में समझाया और महाभारत ने जटिल धर्म को उसके हर विरोधाभास के साथ दिखाया। ये महाकाव्य एक तरह से नैतिकता के सबसे बड़े मास कम्युनिकेशन टूल थे। इन्होंने मुश्किल दार्शनिक विचारों को दादी नानी की कहानियों में बदल दिया। और इसका असर सिर्फ राजनीति पर नहीं, हमारे मनोविज्ञान पर भी तो बहुत गहरा पड़ा होगा, हमारे सोचने के तरीके पर। यकीनन। महाभारत हमें सिखाती है कि धर्म कभी सरल नहीं होता। सही और गलत के बीच चुनाव हमेशा मुश्किल होता है, ग्रे एरिया में होता है। इसके बिना समाज शायद ज्यादा ब्लैक एंड व्हाइट सोच में फंस जाता, या तो कोई अच्छा है या बुरा, बीच का कुछ नहीं। वहीं रामायण ने त्याग और कर्तव्य का जो भाव सिखाया, उसने सामुदायिक जीवन को मजबूती दी। मैं से पहले हमको रखना सिखाया। हाँ, लेकिन यहीं पर एक और पक्ष सामने आता है। इसी त्याग और कर्तव्य की वेदी पर पीढ़ियों ने अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं और खुशियों की बलि भी तो चढ़ाई है। स्रोत ये भी तो कहते हैं कि शायद इन कथाओं के बिना भारत एक ज्यादा आत्मकेंद्रित पर मानसिक रूप से ज्यादा स्वतंत्र समाज होता, जहां लोग दूसरों के लिए जीने के बजाय अपने लिए जीने में कम अपराध बोध महसूस करते। ये एक ऐसा ट्रेड ऑफ है जिसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है।
सामुदायिक एकता बनाम व्यक्तिगत स्वतंत्रता, इन महाकाव्यों ने पहले वाले को मजबूती दी, शायद दूसरे की कीमत पर। ये एक ऐसा सौदा था जिसने हमें एक समाज के रूप में जोड़ा, लेकिन शायद एक व्यक्ति के रूप में हमें थोड़ा संकुचित भी किया। और अब एक और संवेदनशील मुद्दे पर आते हैं जिससे स्रोत छूने से नहीं हिचकिचाते, सामाजिक संघर्ष। क्या इन महाकाव्यों के बिना धार्मिक ध्रुवीकरण का एक बड़ा स्रोत कम हो जाता? क्या आधुनिक राजनीति को पौराणिक प्रतीकों का इस्तेमाल करने के लिए इतने हथियार मिल पाते? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो स्रोत एक गहरी सच्चाई की ओर इशारा करते हैं। इंसान कहानियों के बिना जी ही नहीं सकता। अगर रामायण महाभारत न होती तो उनकी जगह कोई और बड़ी कहानी ले लेती। वो कहानी शायद उतनी ही शक्तिशाली होती और उतनी ही विभाजनकारी भी। समाज हमेशा अपनी पहचान, अपने नायक और अपने खलनायक कहानियों के जरिए ही गढ़ता है। तो सवाल ये नहीं है कि कहानी होती या नहीं, बल्कि यह है कि वो कौन सी कहानी होती। और राष्ट्रीय पहचान, खासकर ब्रिटिश काल में, जब भारतीय आत्मविश्वास अपने सबसे निचले स्तर पर था, तब इन्हीं ग्रंथों ने एक सभ्यतागत गौरव का एहसास कराया। यह सोच कि हम सिर्फ एक उपनिवेश नहीं, बल्कि एक प्राचीन और महान सभ्यता के वारिस हैं, इसने औपनिवेशिक मानसिकता को चुनौती देने में बहुत मदद की होगी। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जैसा कि स्रोत बताते हैं, इस गौरव के साथ एक ऐसा अतीत प्रेम, एक नॉस्टैल्जिया भी आया जिसने कभी-कभी भविष्य की सोच को रोका। हम अपने स्वर्ण युग की कहानियों में इतने खो गए कि कई बार वर्तमान की चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं पर ध्यान कम हो गया। तो यहाँ भी एक संतुलन का सवाल है। अतीत से प्रेरणा लेना और अतीत में कैद हो जाना, इन दोनों के बीच एक महीन रेखा है। तो इस पूरी चर्चा के बाद अंत में हम कहाँ पहुंचते हैं? इन सभी तर्कों का सार क्या है? सार ये है कि अगर ये महाकाव्य न होते तो भारत शायद ज्यादा तर्कसंगत होता, ज्यादा सवाल करने वाला और सांस्कृतिक रूप से ज्यादा बहुलवादी होता। लेकिन साथ ही वो भावनात्मक रूप से कम जुड़ा हुआ होता, प्रतीकात्मक रूप से कम एकीकृत और कह सकते हैं कम कथा चालित होता। यानी एक ऐसा देश जहां धर्म कहानी से ज्यादा दर्शन होता और पहचान अखिल भारतीय होने से ज्यादा स्थानीय होती। हाँ, और स्रोत की सबसे मजबूत बात शायद ये है कि इन महाकाव्यों ने हमें सिर्फ देवता या आदर्श नायक नहीं दिए, बल्कि एक आईना दिया। एक ऐसा आईना जिसमें हम अपनी कमजोरी, अपने विरोधाभास, अपनी दुविधा और अपनी क्षमता सब कुछ देख सकते हैं। ये कहानियां हमारी सामूहिक चेतना का एक एक्सरे है। और अगर ये आईना कभी बना ही ना होता तो भारत आगे तो बढ़ता, लेकिन अपनी आत्मा को, अपने अंदर की अच्छाई और बुराई को समझने में उसे शायद और सदियां लग जाती। आज की ये गहरी पड़ताल हमें इसी विचार के साथ छोड़ जाती है कि कथाएं और कहानियां किसी समाज की सिर्फ पहचान नहीं बनाती, बल्कि उसका भविष्य भी तय करती हैं। स्रोत ये स्पष्ट करते हैं कि अगर रामायण महाभारत न होती तो कोई और कहानी उनकी जगह ले लेती, क्योंकि हम इंसानों को अपनी दुनिया को समझने के लिए कहानियों की जरूरत होती है। तो सोचने वाली बात यह है, आज के दौर में, हमारे मीडिया में, हमारी तकनीक में, हमारी राजनीति में, नेटफ्लिक्स पर, इंस्टाग्राम रील्स में, वो कौन सी नई महाकथाएं लिखी जा रही हैं जो आने वाली पीढ़ियों के लिए उनका ऑपरेटिंग सिस्टम बनेंगी, और वो भविष्य के भारत को उसी तरह गहराई से कैसे प्रभावित करेंगी जैसे सदियों पहले इन दो महाकाव्यों ने किया था।